नमस्कार, मैं हूं प्रमिला दीक्षित। आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष डिजिटल। 12वीं के बाद आपकी पढ़ाई के विकल्पों में से आपको जर्मनी भेजने के लिए, वहां की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए अप्लाई करने के लिए हम लेकर आए हैं एक खास सीरीज। हमारे साथ स्वागत करिए रवि मुंजाल जी का, जो कि एनरूट डॉशलैंड के फाउंडर हैं। प्रियंका जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, जो कि इंडिया में ऑपरेशंस हेड करती हैं एनरूट डॉशलैंड के। और ये हमको जर्मनी में पढ़ाई के क्या विकल्प हो सकते हैं, कैसे कैसे आप वहाँ पढ़ाई कर सकते हैं, पूरा प्रोसेस आप समझाने के लिए है। थैंक्स प्रमिला जी फॉर इनवाइटिंग अस। हमने पिछली सारी सीरीज में काफ़ी कुछ कवर किया है, जिसमें बताया है कि वहाँ क्यों पढ़ाई आप कर सकते हैं, आपकी पढ़ाई में वहाँ पर फ्री एजुकेशन कितनी इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ ही सारी स्ट्रेटेजी अभी तक हमने उस पर चर्चा की है। अब बात आती है जर्मन लैंग्वेज की, जो आप बताते हैं कि वहाँ अगर आपको रहना है तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन कितनी ज़रूरी है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपसे यही सवाल है कि किस लेवल की, उसको कैसे नापा जाता है, और जब पहली बार आप गए हैं तो किस लेवल की आपको जर्मन आनी चाहिए? मैं ये बोलूँगा कि आपको भाषा के बारे में थोड़ा सा डिपेंड करता है कि आप कौन से प्रोग्राम में जा रहे हैं, आप बैचलर्स में जा रहे हैं या मास्टर्स के लिए जा रहे हैं। अगर मैं मास्टर्स की बात करूँ तो आपको बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। जैसे लेवल्स में बात करूँ तो जर्मन के लेवल्स होते हैं। A1 सर्टिफिकेट होता है, B1 होता है, A2 होता है, B2 होता है, C1 C2 के हिसाब से होता है। बट अगर आपको A2 तक का आपको भाषा का ज्ञान है मास्टर्स के लिए, एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सफिशिएंट रहेगा। लेकिन अगर आप सोसाइटी में इंटीग्रेट करना चाहते हैं, आप रोज़मर्रा में लोगों से बात करना चाहते हैं, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको B1 तक की नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं, आप अर्ली स्टेज में भाषा को सीखने की कोशिश करें, ताकि वो आपको लेटर स्टेज पे जॉब में भी आपको बहुत हेल्प करेगा। बिकॉज अगर आप जॉब में जा रहे हैं, आप सोच सकते हैं कि ऑफिस में बैठ के अगर एक आप बोर्ड मीटिंग में बैठे हैं या किसी डिपार्टमेंट मीटिंग में बैठे हैं, तो वो जो भाषा होगी वहाँ पे लोकल जर्मन में बात होगी। तो आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप एटलीस्ट B1 सीख के जाएँ, B1 लेवल तक। अगर मैं यही बात अगर मैं बैचलर्स प्रोग्राम की करूँ तो उसके लिए हमें C1 और C2 लेवल तक जाना होता है। लेकिन C1 to C2 जाने के लिए, जैसा कि हमने पिछली सीरीज में बताया था कि 1 साल का गैप है, स्टडीज गैप, तो उस फाउंडेशन कोर्स के अंदर आपको C1 C2 के लेवल पर लेकर जाया जाता है, आपको भाषा की नॉलेज दी जाती है। A से शुरू होकर फिर आगे की तरफ जाया जाता है। बट आपको इंडिया से भी आपको कुछ यूनिवर्सिटीज की रिक्वायरमेंट होती है कि आपको B1 या B2 का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है बिफोर यू स्टार्ट दैट फाउंडेशन प्रोग्राम। सो हमेशा इसीलिए भाषा बहुत ज़रूरी है। भाषा के लिए आपको पहले से ही शुरू से तैयारी करना बहुत आवश्यक है मेरे हिसाब से। अगर लेकिन इंग्लिश प्रोग्राम के लिए आपने ऑप्ट किया है, तो जैसे आप जर्मनी घूमने गए, तो जिस तरह हम अपनी भाषा में या थोड़ा टूटा फूटा साइनेज के साथ या वैसे काम चला लेते हैं, वैसे बिल्कुल नहीं चलता, या वहाँ जाकर सीख लेंगे, ऐसा नहीं है? वहाँ जाकर आप सीख सकते हैं कि अगर आप ऐसे एटमॉस्फेयर में हैं कि जहाँ पर सारे लोग ही जर्मन बोल रहे हैं, तो ऑफकोर्स आप जल्दी सीखेंगे उस एटमॉस्फेयर में। बट आप यहाँ से बेसिक नॉलेज लेके जाइए। जैसा कि आपने बोला कि आपको बेसिक ज्ञान होना चाहिए, आप एयरपोर्ट पे उतर रहे हो, ताकि आप छोटा मोटा कम्युनिकेट कर पाए, थोड़ा सा उनसे डिस्कस कर पाए, उसके लिए A2 लेवल मेरे हिसाब से बहुत है। ओके। और C1 की डिमांड कब आती है? जब आपके टेक्निकल कोर्सेज होते हैं, कोई भी अगर आपको स्टडी करनी है तो C1 C2 कंपलसरी है, क्योंकि वो मास्टर्स लेवल है आपके उस जर्मन लैंग्वेज का। सो अगर हम लैंग्वेज को डिस्ट्रीब्यूट करें, सो A1 A2 आपका बहुत बेसिक है। जैसे हम रोज़मर्रा में 2-4 सेंटेंसेस बोल पाएँ, वर्ड ज्वाइंट करके बोल पाएँ, वो A1 A2 होता है बेसिक्स। फिर B1 B2 इज़ इंटरमीडिएट, जिसमें हम थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग, साइन बोर्ड्स, कुछ राइटिंग हमें करनी है, अंडरस्टैंडिंग, वो आता है। C1 C2 बेसिकली जब आपको कोई भी कोर्सेज या आपको प्रो होना है, सो C1 C2 इज अ प्रो मास्टरी कोर्स दैट यू नो। सो वो उस लेवल पे ज़रूरी है जब हम पढ़ रहे हैं। ओके। गोएथे और टेस्ट, DAF, DSH, इन तीनों में क्या फ़र्क है? ये भी लैंग्वेज के ही प्रकार है? सो ये तीन, एक हम बोल सकते हैं कि 3 इंस्टीट्यूट हैं जो जर्मन सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कराती हैं। अगर मैं गोएथे की बात करूं तो गोएथे के सर्टिफिकेशन A1, A2, B1, B2 इस तरह से स्टैंडर्डाइज डिवाइड है। अगर आपको अपनी भाषा के जनरल ज्ञान के लिए, अगर आपने इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, तो आप गोएथे को चूज़ कर सकते हैं। अगर मैं टेस्ट डाफ की बात करूं या DSH की बात करूं, तो अगर आप अपनी जर्मनी में जर्मन लैंग्वेज में स्टडीज़ करना चाहते हैं, किसी जर्मन टॉट प्रोग्राम में जाना चाहते हैं, तब अनिवार्य है कि आप टेस्ट डाफ या फिर DSH के सर्टिफिकेशन करें। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि दोनों में, टेस्ट डाफ में और DSH में क्या अंतर है?
तो टेस्डाफ एक संस्था है, जैसे कि अगर कोई बच्चा इंडिया से जाना चाहता है और उसको टेस्डाफ सर्टिफिकेशन चाहिए तो इंडिया में रहते हुए वो टेस्डाफ का सर्टिफिकेशन कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। डीएसएच स्पेसिफिकली आता है कोई बच्चा अगर ऑलरेडी जर्मनी में है और उसको अपनी टेक्निकल स्टडीज करनी है तब उसके लिए डीएसएच चूज किया जाता है। आप क्योंकि वहाँ काफ़ी वक्त से रह रहे हैं तो लोगों को एग्जाम्पल देके अगर समझाया जाए तो बेहतर तरीके से समझ में आता है। आप कैसे कैसे गए थे और आपने, अब तो आप काफ़ी प्रो होंगे ऑब्वियसली, 18-20 साल से आप वहाँ रह रहे हैं, तो कैसे शुरुआत की थी और वहाँ जाके सीखा था या यहाँ से भी सीखे? मैं यहाँ से, जैसे मैंने बताया कि मैं बेसिक यहाँ से लैंग्वेज सीख के A2 लेवल तक मैं यहाँ नोएडा के अंदर ही सीख कर गया था। अच्छा। तो यहाँ से मैंने बेसिक सीखा, बेसिक जानने के बाद फिर मैंने जर्मनी में जाने के बाद अपनी यूनिवर्सिटी में भी एक लैंग्वेज कोर्स ज्वाइन किया था। उसके बाद में प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ से मैंने किया। और अब जब डेली रोज़मर्रा में आप अपने कलीग से, फ्रेंड से बात करते हैं तो बेटर है कि आप उनको बोलिए कि वो आपसे जर्मन में बात करें। और ऐसे ही मैंने धीरे धीरे करके सीखा है। आप अपनी ऐप मोबाइल के अंदर डिक्शनरी रख सकते हैं, आप डेली कुछ वर्ड्स बेसिकली लर्न कर सकते हैं, वोकैबुलरी इंक्रीज होगा आपका उससे। आप बैकग्राउंड में रेडियो चला सकते हैं, टीवी पर बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं, जैसे कीक आता है, एक बेस्ट एग्जांपल मैं हमेशा बोलता हूँ कि बेसिक जर्मन्स आप सब टाइटल्स के साथ वहाँ पढ़ सकते हैं, जो कि आपकी भाषा को इम्प्रूव करने में बहुत सहायक होते हैं। और कितना टाइम लगता है आपको एक स्टैंडर्ड से दूसरे स्टैंडर्ड पहुंचने में? A1 से B1 तक कैसे पहुंच सकते हैं आप, कितने महीनों में? सो डिपेंड आप किस लेवल से पढ़ते हैं और कितना आप टाइम देते हैं। अगर आप 2-2 घंटे देते हैं सो आप 3 से 4 महीने में B1 पे आ सकते हैं, A2 से B1 में। और वही चीज़ अगर आप 4 to 5 आवर्स देते हैं उसमें, सो देन 1-1.5 मंथ्स में आप B2 लेवल तक आ सकते हैं। सो डिपेंड आप कितना टाइम दे रहे हो, उसके अलावा आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हो, वो बहुत ज़रूरी है। वोकैबुलरी, जैसे रवि ने बोला, वोकैबुलरी ऐड करो। अगर आप जर्मनी में हो तो लोगों से बात करो जर्मन लैंग्वेज में। यहाँ भी हैं तो किसी बडीज़ के साथ या किसी के साथ एसोसिएट करो। बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये आती है कि वो बात नहीं करते हैं। अच्छा। वो बंद, मतलब हमने लर्न कर लिया, बस उतना ही है। जैसे इंग्लिश में भी होता है, जब जो हिंदी स्पीकिंग लोग हिंदुस्तान में होते हैं, जब उनको बोला जाता है कि इंग्लिश सीखो तो वो क्या करते हैं, उनको यही बोला जाता है बेशक टूटी फूटी बोलो बट बोलो। जब तक आप बोलोगे नहीं आप में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। सो वही सेम दूसरी लैंग्वेजेस में भी है, जर्मन के लिए भी सेम है। ऑनलाइन क्लासेस होती है इफेक्टिव? अब मैं इसी टाइमलाइन पे थोड़ा बात करना चाहूँगा कि अगर जैसे कि हम बात करें कोई बच्चा 11th में या 12th में पढ़ रहा है और वो पूरा टाइम नहीं दे पा रहा है लैंग्वेज के लिए, तो वीकेंड पे क्लासेस कर रहा है। अगर मैं उस चीज़ को माइंड में रख के बात करूं तो आप ये मान सकते हैं A1 से C2 लेवल और C1 लेवल पहुंचने में 1 साल का टाइम लग जाता है। एंड दैट इज मोर देन सफिशिएंट टू लर्न जर्मन लैंग्वेज। उसके लिए है, अगर जैसा प्रियंका ने बताया कि आप डेली 8 घंटे उस पर स्पेंड कर रहे हैं या 6 घंटे कर रहे हैं, आप उसको कम करके आ सकते हैं। कौन से लेवल पे जाना चाह सकते हैं, 3 महीने में भी हो सकता है B1 वाला, 4 महीने में, 5 महीने, डिपेंड आपने कौन सा कितना फास्ट प्रोग्राम आपने चूज किया हुआ है। आपने ऑनलाइन की अभी बात की है कि ऑनलाइन में प्रोग्राम्स हैं। आजकल आप यूट्यूब पे बहुत सारे आपको लेसन्स मिल जाएंगे जिससे आप सीख सकते हैं। बट मेरा पर्सनल अनुभव ये कहता है लैंग्वेज के मामले में कि आप निकलें, आप 4 लोगों से बात करें, आप ऐसे एटमॉस्फेयर में जाएं जहाँ पर आपको बोलने का मौका मिले। इसीलिए मैं हमेशा ऑफलाइन प्रोग्राम्स के फेवर में रहता हूँ कि आप जो क्लास में जा रहे हैं, 5 या 6 बच्चे बैठे हैं, आप उस एटमॉस्फेयर में एक दूसरे से बात कर रहे हैं सेम लेवल पे। सो दिस इज व्हाट आई ऑलवेज रिकमेंड, टू गो ऑफलाइन एंड टू स्टडी अबाउट इट। अगर हमें जर्मनी नहीं जाना है, जर्मनी में पढ़ना भी नहीं है, तो भी जैसे रवि जी आप तो जानते हैं कि हमारे वक्त में कई बार एक कोर्स एक्स्ट्रा कर लेते थे लैंग्वेज का। जर्मनी उस लिहाज से कितनी इम्पोर्टेंट है कि जर्मन लैंग्वेज आप अगर सीखते हैं तो सिर्फ वहाँ जाने के अतिरिक्त भी क्या इंडिया में रहकर भी कुछ फ़ायदे हैं? डेफिनेटली। आप अगर बात करें, मैंने जैसे कि आप भी जानते हैं कि भाषा का ज्ञान एक आपके लिए इन्वेस्टमेंट है। आप कोई भी भाषा सीखते हैं तो ये हमें नॉलेज आपकी हमेशा आपके साथ रहेगी। आप सोच कर चलिए, एक एग्जांपल लेकर कि आज आपने जर्मन लैंग्वेज सीखा है, कल को इन फ्यूचर आप काम करना चाहते हैं, अगर आप किसी जर्मन फर्म के साथ में इंडिया में रह के काम कर रहे हैं तो ऑफकोर्स आपको एडिड वैल्यू मिलेगा, बिकॉज आप भाषा में उनके साथ बात कर सकते हैं। जो जर्मनी में टीम बैठी हुई है आप उनसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। फिर दूसरा, अगर आप कॉर्पोरेट साइड में नहीं जाना चाह सकते हैं, आप अपने कोचिंग सेंटर्स खोल सकते हैं जिसे आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो आपको एक लेवल पे आना होगा, आपको सर्टिफिकेशन करना होगा, तब आप इस दिशा में भी अग्रसर हो सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं।
कंपनीज के अंदर भी कई बार ट्रांसलेटर्स की ज़रूरत होती है बहुत, और आपने देखा होगा कि ट्रांसलेटर इजीली नहीं मिलते हैं, अच्छे ट्रांसलेटर्स। तो वो एक डायरेक्शन है कि अगर आप उसमें भी जाना चाहें तो स्टूडेंट उसमें अपना करियर बना सकते हैं। भाषा जाहिर तौर पे कई रास्ते हाँ। खोलती है, लेकिन जितने आसानी से, जितनी सहजता से आपने अग्रसर बोला है, हमें जर्मनी बोलने में या जर्मन लैंग्वेज में वो प्रोनाउंसिएशन और एक्सेंट वो कितने वक्त में आता है? देखिए, स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है कि आपको प्रोनाउंसिएशन में और इन चीज़ों में, बट जैसे मैंने बोला कि अब अगर आप 6 महीने के टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो आपको भाषा बहुत अच्छा ज्ञान हो जाता है प्रोनाउंसिएशन में भी। ऑफ कोर्स कई बार होता है कि अगर मैं आज बोलूँ कि 18 साल के बाद, तो कई बार मेरे प्रोनाउंसिएशन में भी होगा, जो कि एक आई थिंक हिस्सा होता है जब अगर आप लैंग्वेज को सीखते हैं, क्योंकि वो हमारी मदर टंग नहीं है। सो वो नॉर्मल है, वो सब आना। तो आप उन चीज़ों से ना घबराएं कि प्रोनाउंसिएशन सही हो रहा है, गलत हो रहा है। आप कॉन्फिडेंटली चीज़ों को समझें, बोलें, लोगों से कम्युनिकेट करें। और जब आप कम्युनिकेट करते हैं तो आप सामने वाले को, अपने कलीग को, अपने फ्रेंड को बोलें, जब आप गलती कर रहे हैं वो आपको थोड़ा सा समझाएं, और गलती पर आपको डिफेंसिव नहीं होना है, उसको एक पॉजिटिव वे में लेना है ताकि आप उसको फिर दोबारा से ठीक कर सकें। ये इतनी बड़ी बाधा नहीं है, अटकते हैं लेकिन मतलब ये कोई बहुत बड़ी बाधा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होती प्रोनाउंसिएशन और एक्सेंट नहीं। उसमें इतना कोई ऐसा नहीं है कि सामने वाले को। और मेरा अनुभव ये कहता है कि जो जर्मन्स होते हैं, जो लोकल्स हैं, दे रियली अप्रिशिएट। अगर आप थोड़ा बोल रहे हैं तो वो आपको मोटिवेट करेंगे कि आप बोल रहे हैं, तो वो आपको डिमोटिवेट नहीं करेंगे कि आपने गलत बोला, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। वो दे ऑलवेज प्रमोट कि हाँ, कोई दूसरा बंदा आके दूसरे देश से हमारी भाषा को सीख रहा है, वो पॉजिटिव ही माना जाता है। जर्मनी में हम वहाँ के लोगों को जब अच्छी हिंदी बोलते देखते हैं तो हमें जैसा एहसास होता है, जाहिर तौर पर उनको भी होता होगा। लेकिन प्रैक्टिकल मेथड्स की आपने बात की कि आप यूट्यूब से सीख सकते हैं, या और कौन से तरीके हैं आप अपनी संस्था के माध्यम से कैसे लोगों को करते हैं कि मतलब वहाँ जाने से पहले अगर आपको सीखनी है तो कौन कौन से प्रैक्टिकल मेथड हो सकते हैं और वहाँ जाने के बाद कौन से हो सकते हैं? तो इसमें आप लैंग्वेज इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें, गोयथे है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, आप डेफिनेटली वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। आप A1 लेवल से स्टार्ट करें। ग्रामर सीखना बहुत ज़रूरी है। वो करने के बाद में आप अपना टारगेट रखें कि आपको दिन में ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 शब्द सीखने हैं जर्मन लैंग्वेज के, ज़्यादा नहीं। मैं बोलूँगा 5, क्योंकि बंदा भूल जाता है। एक आप नोटबुक लें, उसमें 2 शब्द सीखें और दोनों को लिखें, लेकिन आपको ये मेक श्योर करना है कि आप उनको भूल नहीं रहे हैं। आप सेकंड डे, थर्ड डे आप उनका प्रैक्टिस करते रहें। आप एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं अपनी मोबाइल के अंदर। आप कहीं बाहर निकले हैं, मार्केट में गए हैं, फ्रेंड से बात कर रहे हैं, आप घर से ही शुरू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मम्मी को क्या बोला जाता है, पापा को क्या बोला जाता है, तो ऐसे ही आप वर्ड आप अपने डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। आप उसके अलावा, जैसा मैंने बोला, आप मूवीज़ को देखना शुरू करें। मूवीज़ थोड़ा लेवल अलग हो जाता है, तो आप सीरीज़ आती हैं छोटे बच्चों के हिसाब से, यूट्यूब पे बहुत कुछ मिल जाता है, आप उनको सुनना शुरू करें। आपको शुरू में समझ में नहीं आएगा, बट धीरे 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 जैसे प्रैक्टिस होगी, कुछ वर्ड्स जब आप वोकेबलरी सीख रहे हैं, आपने लैंग्वेज इंस्टीट्यूट में भी जा रहे हैं और आप अपने घर पे एफर्ट्स कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आपको वर्ड समझना शुरू हो जाएंगे। वोकेबलरी वो आपको हेल्प करेगी किस डायरेक्शन में बात हो रही है। सो ये कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भाषा को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आप यहाँ से आप जितना सीख के गए हैं, और या अभी शुरुआत ही है, वहाँ जाने के बाद क्योंकि स्टूडेंट कोशिश करते हैं उनको पार्ट टाइम जॉब मिल जाए, अगर इतनी अच्छी जर्मन नहीं आती है तो क्या पार्ट टाइम जॉब मिलने में किसी तरह की दिक्कत होती है? अगर मैं पार्ट टाइम जॉब की बात करती हूँ कि पार्ट टाइम जॉब में प्रॉब्लम आती है, सो पार्ट टाइम जॉब आप किस जगह कर रहे हो वो डिपेंड करता है। अगर आप रेस्टोरेंट, कैफेज या जहाँ पब्लिक डीलिंग है, अगर आप वहाँ कर रहे हो, सो आपको जर्मन A2 लेवल और B1 तक आना बेटर है। क्योंकि कोई भी अगर मेरे पास 5 जॉब्स अवेलेबल हैं, तो उसमें मैं चाहूँगा कि वो उस बंदे को मैं हायर करूँ जिसको थोड़ी सी लैंग्वेज आती है। वहीं अगर आप रिसर्च में या यूनिवर्सिटी में हो, तो वहाँ ज़रूरी नहीं है कि आपको जर्मन लैंग्वेज के लिए ऑप्शंस हो। सो जब मेरे पास जर्मन लैंग्वेज होती है तो मेरे पार्ट टाइम जॉब के ऑप्शंस ज़्यादा ओपन हो जाते हैं। अगर मेरे लिए 5 जॉब अवेलेबल है तो मेरे लिए 10 अवेलेबल हो जाती है। सो वो एक एडवांटेज हमेशा रहता है मेरे पास लैंग्वेज का, अगर पार्ट टाइम की बात करें तो। सर्टिफिकेट की वैलिडिटी कितनी होती है? जर्मन लैंग्वेज के सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं, लैंग्वेज अगर एडमिशन्स के लिए जाते हैं हम यूनिवर्सिटी में, तो गोयथे का यूनिवर्सिटी मांगती है कि 2 साल तक, बट अदरवाइज एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट की एक्सपायरी नहीं होती है। बट हम स्पेसिफिकली कोर्स के लिए जब इनरोलमेंट करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैंने 5 साल पहले जर्मन लर्न करी है और मैं आज अप्लाई करने जा रहा हूँ, तो यूनिवर्सिटी मांगती है कि पता नहीं आप शायद भूल गए हो या कुछ है, तो वो
उसके लिहाज से 2 साल की वैलिडिटी है। बाकी अदरवाइज कोई भी लैंग्वेज सर्टिफिकेट अगर आपने एक बार कर लिया तो उसकी कोई एक्सपायरी नहीं है। और ऐसा है कि यूनिवर्सिटी मांग सकती है, ये जरूरी नहीं है कि 2 साल का वाला रूल अप्लाई हो, वो डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट क्या है। जनरली अनलिमिटेड एलिजिबिलिटी होता है जर्मन सर्टिफिकेशन का। मास्टर्स प्रोग्राम जो होते हैं उनमें जो जर्मन जो नोइंग स्टूडेंट है उनको प्रेफरेंस ज़्यादा होती है? अगर आपका इंग्लिश टॉट प्रोग्राम है तो उसमें आपका जरूरी नहीं है कि आपको इट्स अ मस्ट कि आपको B1 या B2 के आपको बेसिक्स नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर आप मानकर चलिए कि 50 स्टूडेंट्स ने एप्लीकेशन डाला है और उनका क्राइटेरिया है कि आपको A1 या A2 का नॉलेज होना चाहिए, अगर आपने उसमें नहीं है तो आप उस कंपटीशन से बाहर हो सकते हैं। तो जो उनका रिक्वायरमेंट है आपको उसी के हिसाब से अपना एप्लीकेशन सेंड करना है और उन्हें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना है। अगर आपको जर्मन नहीं आती तो क्या जॉब या इंटर्नशिप में आप रिजेक्ट भी होते हैं? आप कहीं भी देखेंगे कि अगर मैं जॉब से इंटर्नशिप्स की बात करेंगे तो हम एक ऐसे देश में जा रहे हैं जहां भाषा ही जर्मन है, तो ऑफ कोर्स वो प्रेफरेंस रहेगी कि आपको जर्मन सीखना ज़रूरी है। आपको टेक्निकल नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। आप अगर अपने चांसेस बढ़ाना चाहते हैं कि आप जो मान लो मैंने एप्लीकेशन प्रोसेस से आप जा रहे हैं, तो बेटर है आपको जब भाषा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट गलती कहाँ करते हैं सबसे ज़्यादा अगर लैंग्वेज सीखने की बात है तो? अगर लैंग्वेज सीखने में बात करते हैं तो बच्चों को, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया, कि वो बोलते नहीं हैं, वो बस सीख लिया, हमने पढ़ लिया, बुक किताबी ज्ञान पे वो रुक जाते हैं। वो सबसे बड़ी गलती होती है। और जब तक आप कम्युनिटी में नहीं निकलोगे, 4 शब्द रोज नहीं सीखोगे, या जो साइन बोर्ड्स हैं, जो लैंग्वेजेस हैं, उनको अगर आप पढ़ के नहीं अंडरस्टैंडिंग करोगे, सो यहाँ मैं बोलती हूँ क्यूरियोसिटी थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए बच्चों में कि मुझे लर्न करना है। वो अगर नहीं है तो आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम आएंगी। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा गलतियाँ बच्चे करते हैं लैंग्वेज लर्न करने में। हिंदी बोलने वालों के लिए मुश्किल है कि आसान है? अगर मैं बोलूँ ग्रामर की बात करूँ तो कहीं ना कहीं जर्मन ग्रामर और संस्कृत का थोड़ा सा मेल जोल है कि ग्रामर वहाँ से निकली हुई है। किसी भी भाषा को सीखने के लिए डिफिकल्टीज तो हमेशा आती हैं, ऐसा नहीं है कि आप एकदम से सीख जाएंगे, टाइम लगता है। आप संस्कृत बोल के नए जमाने के बच्चों को डरा रहे हैं क्योंकि संस्कृत उनके लिए बड़ी डिफिकल्ट है। तो ग्रामर का मैं एक पैटर्न की बात कर रहा हूँ, बेस जो है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा जर्मन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट मेरे हिसाब से नहीं है। अगर आप टारगेट रख लें कि आपने सीखना है तो एनीवन कैन लर्न लैंग्वेज। बच्चों को भी सीखना ज़रूरी है या उनके पेरेंट्स को भी आप कहते हैं, या कहीं पे उनको भी काम आती है? देखो, भाषा में आगे बोलता हूँ कि भाषा कोई सीखना चाहे, उसकी कोई उम्र नहीं है, कोई कुछ ये सब लेकिन मैंडेटरी नहीं है, मैंडेटरी कुछ नहीं है। हाँ। जैसे थोड़ी देर पहले बताया कि आपको A1 A2 अगर इंग्लिश टॉट वाले बच्चों को जैसे मैंडेटरी नहीं है, बट आपको सोसाइटी में जाना है, लर्न करना बेटर होता है। सेम हम पेरेंट्स के लिए भी बोलते हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपको लॉन्ग टर्म जर्मनी में रहना है, सोसाइटी में जाना है या ग्रोसरी स्टोर्स पे जाना है, तो आपको वो साइन बोर्ड्स एंड कुछ 2-4 शब्द बोलने आने चाहिए। सो कंपलसरी बिल्कुल नहीं होता है पेरेंट्स के लिए, बट अगर वो देख रहे हैं कि हमें लॉन्ग टर्म रहना है जर्मनी में, सो आप A1 A2 लेवल तक पढ़ सकते हो। इसी में मैं ये थोड़ा ऐड करना चाहूँगा प्रियंका कि आज की डेट में जर्मन गवर्नमेंट ने ऐसे वीज़ा कैटेगरीज निकाले हैं जहाँ पर पेरेंट्स लॉन्ग टर्म जाके रह सकते हैं। अच्छा। अभी शुरुआत हुआ है। उस केस में जर्मन गवर्नमेंट प्रोत्साहित करता है पेरेंट्स को अगले वीज़ा लॉन्ग टर्म के लेने के लिए कि आपको एक लेवल तक आना पड़ेगा, आपको इंटीग्रेट कोर्स करने पड़ेंगे, और जर्मन गवर्नमेंट वो फ्री में प्रोवाइड भी कराती है। सो ये फैसिलिटीज़ आपके पास हैं। अगर आप लैंग्वेज लर्न करना चाहते हो, स्पेशली फॉर पेरेंट्स, आप वहाँ जा सकते हैं, आप उनको बोल सकते हैं कि पेरेंट्स दे वांट टू लर्न लैंग्वेज, तब आपको वहाँ से एक सर्टिफिकेशन मिलता है और आप अपनी वहाँ सीख सकते हैं। कोई ऐसी फ्री कम्युनिटीज अवेलेबल है जो प्रैक्टिस के लिए काम आती है, क्योंकि पेरेंट्स के लिए खासतौर पर बड़ी मददगार होंगी? यस, तो आप क्या कर सकते हैं, एक इसको टेंडम पार्टनर्स बोला जाता है। बड़ी आप कह सकते हैं कि आप यूनिवर्सिटी में या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन इंग्लिश सीखना चाहता है, तो आप उनको इंग्लिश सिखा सकते हैं, आप उनसे जर्मन सीख सकते हैं। तो इसको टेंडम पार्टनर बोला जाता है। ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप यूनिवर्सिटीज़ में ग्रुप बने हुए होते हैं, वहाँ पर भी जा सकते हैं। शहर के अंदर ग्रुप्स होते हैं, आप ये सारी चीज़ें वहाँ पर ये ऑप्शंस हैं जहाँ पर आप फ्री सीख सकते हैं।
और बेटर है कि आप कहीं सोशल गैदरिंग हो रहा है, आप वहाँ जाइए, लोगों से इंटरेक्ट कीजिए, आप उनमें फ्रेंड्स बनाइए, फिर उनको बोलिए कि आप अगर वो लैंग्वेज सिखा सकते हैं। ये सारे आपके पास में ऑप्शंस अवेलेबल्स हैं। अभी आपने जैसे बताया कि 1-2 शब्द अगर रोज सीखें, लेकिन एक्चुअली कितना वोकैबुलरी हमें रोज प्रैक्टिस करें कि हम महीने में थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म कर सकें, हम अच्छी जर्मन सीख सकें? अब भाषा जर्मन सीखने के लिए आप जो सीख कर आ रहे हैं, जैसे कि आप क्लासरूम में गए हैं, आपने कहीं भी देखा, उसको रिवाइज करना घर पे आके बहुत ज़रूरी है। और ये सबसे बड़ी मिस्टेक स्टूडेंट्स बहुत करते हैं